हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। ओके, ऑलरेडी मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया है, यूरोप एंड इंडिया। तो ये बेसिकली इसमें हम यूरोप और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में उस समय क्या हुआ था कि जिसका असर भारत पे पड़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, During the modern period, the various happening in Europe and its impact on the India। देखिए स्टार्टिंग में ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, उस समय में जो यूरोप में जो कुछ हुआ, घटनाएं हुई, जो भी उसका सीधा असर कहां पड़ता था? हमारे भारत देश पे। ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश पे उसका असर पड़ता था। Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the event happening in Europe during this period। इसीलिए हमें यूरोप के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि उस समय में यूरोप में क्या हुआ। ठीक है, क्या घटनाएं हुई जिसका असर भारत पे बाद में पड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, पीरियड्स ऑफ रीनेसेंस। ठीक है, वह समय जो रीनेसेंस का मतलब होता है पुनः जागरण, लोगों में जागरूकता आने लगी। वो समय जिसमें लोगों में क्या हुई? जागरूकता आने लगी। पहले के लोग बहुत ही पौराणिक थे, जो सोच विचार उनका बहुत पुराना था, जो भगवान को मानते थे, पूजा पाठ करते थे, साइंस को नहीं मानते थे, साइंस को नहीं। और इसका इस्तेमाल जो पंडित थे, प्रीस्ट, जो पुजारी थे, जो चर्च के पुजारी थे, वह इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। वह लोगों को ठगते थे, पैसे उनसे लेते थे। ठीक है, हम इसमें देखेंगे इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, इतिहास जो है यूरोप की, जो इतिहास है, द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड, दैट इज 13 to 16 सेंचुरी, जो 13 से 16 शताब्दी है। ठीक है, जो यूरोप का जो शताब्दी है, जो समय है, 13 से 16 जो डिकेड्स है, उस समय डिकेड्स मतलब सेंचुरी है, जो इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिनेसेंस। वही समय है 13 से 16 के समय तक सेंचुरी। उस समय यूरोप में बहुत बदलाव आया। उस समय कौन कौन क्या किया, इसके बारे में हम जानेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मीन्स होता है परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, बदलाव हुआ। लाइक कहां कहां, किस किस क्षेत्र में? रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, जैसे धार्मिक चीजों में बदलाव आया। ठीक है, मूवमेंट्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। और उस समय आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस समय डिस्कवरीज हुई। कौन सी? ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। ज्योग्राफिकल मतलब खोज हुई जगह की, जैसे कि अमेरिका है ना, ये सब की खोज हुई। आपको बताना चाहिए लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। और वही समय क्या हुआ? यह मॉडर्न एरा, उस आधुनिक युग का उदय हुआ, आधुनिक जमाना चालू हुआ। जैसे हम आप आ रहे आधुनिक बोलते ना, टेक्नोलॉजी वाला जमाना। उसके बाद लोगों ने साइंस को जानना चालू किया कि जो बाबा ढोंगी थे उनको क्या किया? मानना बंद कर दिया। और इसका असर बहुत ज्यादा पैमाने पे पड़ा लोगों पे। ठीक है, Hence this period is also known as age of Renaissance। इसीलिए इस पीरियड को, इस समय को कहते हैं Renaissance। क्या कहते हैं? Renaissance। During this period, इस समय, during this period, इस समय in the field of art। अब देखिए मैंने बोला ना, जब पूजा पाठ से जो लोग करते थे, उस विश्वास रखते, जब ये चीज जो अंधविश्वास चीजें हैं, जब लोगों के दिमाग से जाता है तो लोग प्रगति के आगे आते, प्रगति पे बढ़ते। जैसे लोगों ने आर्ट्स, कला, ठीक है, आर्किटेक्चर जो है कि बिल्डिंग्स बनाना कैसे, उसके आर्किटेक्चर कैसे बनते हैं, वो फिलोसॉफी पे ध्यान देने लगे। जैसे कि लोगों के कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उस पे ध्यान देने लगे, अपने तरक्की पे ध्यान देने लगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर वाज अ राइवल ऑफ ग्रीक। लेकिन आपको पता है कि आप जिस फील्ड में हो, अगर वो गलत है और आप बता रहे हो कि सामने वाले को तुम गलत कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आपको बाधित करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करें ना, कि हम उसके काम में क्या कर रहे हैं? रुकावट डाल रहे हैं। ठीक है, एंड रोमन ट्रेडिशन विच गेव अ मोमेंटम टू एन ओवरऑल डेवलपमेंट। जो रोमन क्या था? रोमन ट्रेडिशन, रोमन उस समय का जो समय था, ट्रेडिशन था, जो काल था, वह विच गेव मोमेंटम टू द ओवरऑल डेवलपमेंट। और वो समय, उनका जो ट्रेडिशन था, ये पूरा ओवरऑल हमारे डेवलपमेंट पे क्या किया? असर डाला। ड्यूरिंग द रिनेसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन अ ग्रेट इम्पेटस। उस समय जब ये हमारा
रेनेसांस का समय था, उसमें लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब है मानवतावादी, मनुष्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। कहते हैं ना कि हम लोग जब रहेंगे तब समाज रहेगा, ठीक है। तो लोगों को इंपॉर्टेंस, पहले लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। जो पैसे वाला है वो ज्यादा महान, वो बड़ा, गरीबी और जो अमीरी है उसका गैप बहुत ज्यादा था। गरीब था, अमीर था। तो लोग इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह समझते थे कि तुम गरीब हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस तरह लोग क्या करते थे, एक दूसरे को समझते थे। मतलब जो पैसे वाले थे निचली जाति को ऐसे ही समझते थे। आई थिंक समझ रहा है तुमको? किसी को डाउट? ओके, नाउ ह्यूमन बींग्स नाउ नेक्स्ट देयर वाज अ चेंज इन द आउटलुक। लोगों के नजरियों में, देख में, ऑफ द ट्रीटिंग ईच अदर, एक दूसरे को ट्रीट जो करते थे लोग। मतलब मैं तुम्हें क्या समझता हूं, कीड़े मकोड़े। मतलब मैं पैसे वाला तो मैं तुमको क्या समझ, तुम गरीब हो तो तुम किसी काम के नहीं, ऐसा लोग समझते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये रेनेसांस हुआ, पुनः जागरण हुआ, लोगों में तार्किक शक्ति आई, सोच विचार की शक्ति आई, तो लोग इंसान को इंसान समझने लगे। उस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड लोग इंसान को इंसान समझने लगे। इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकम अ सेंटर पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजी। और याद रखिए कि उस समय रिलीजन को सबसे ज्यादा मानते थे, धर्म, जाति, इसको ज्यादा मानते थे। लेकिन बाद में जब रेनेसांस हुआ तो लोग सिर्फ इंसान को, जो मनुष्य है, उसको मेन केंद्र मान करके काम करने लगे। क्योंकि धर्म क्या है, इन लोग ही रहेंगे तो धर्म रहेगा। अगर लोग ही ना रहे, अब तुम मार दो किसी को, ठीक है, किसी को मार दो और धर्म के नाम पे मार दो, तो ये तो कोई धर्म बचाने की ये जागृति नहीं हुई ना। इंसान को इंसान बने रहने दो, ठीक है। धर्म सही बात है, आप धर्म मानते हो, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करो, आप उनके रिस्पेक्ट करो, लेकिन किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारो नहीं, ठीक है। तो उस समय लोगों का मेन सेंटर कौन था? अभी मनुष्य, मानव, ओके, ह्यूमन बीइंग द मेन पॉइंट ऑफ द आइडियोलॉजी। कुछ यहाँ पे जो पॉइंट है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे ये आपको दिया है, इसमें देखिए पिक्चर्स में लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। ये जो लियोनार्डो दा विंसी हैं, ये कौन थे ये आपको मैं बताता हूं, तब आपको समझेगा। ही इज रिकॉग्नाइज इज एज ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रेनेसांस। आप ध्यान दीजिएगा, ये लियोनार्डो दा विंसी उस समय के सबसे महान, सबसे ज्यादा लोगों में फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने हर फील्ड में महानता हासिल की थी। जैसे कि ही वॉज वेल वर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस एंड आर्ट। ये साइंस में भी बहुत ज्यादा निपुण थे। मतलब निपुण का मतलब होता है सक्षम थे। आर्ट्स में, कला में भी क्या थे? बहुत सक्षम थे। लाइक आपको कला बता, आपने मोनालिसा का पेंटिंग सुना है ना? सुना है ना? मोनालिसा जो पेंटिंग है इनके द्वारा बनाई गई है। यही थे पेंटर। मोनालिसा जो पेंटिंग बनी है इन्होंने बनाई। सोचिए, सबसे महंगी पेंटिंग है कि नहीं? और ये ही नहीं, इन्होंने कई फील्ड में काम किया। आपको बताता हूं, देखिए, ही हैड अ मास्टरी ओवर द वेरियस सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर। पता है स्कल्पचर क्या होता है? जो मूर्तियां बनाते हैं पत्थर को तराश करके या मिट्टी से, उसमें भी महारथी हासिल किए थे। मतलब कहते हैं ना कि मास्टरपीस बनाते थे। क्या बनाते थे? मास्टरपीस का मतलब है सबसे बेस्ट, इससे अच्छा कुछ बन ही नहीं सकता, इतना अच्छा बनाते थे। मतलब सर सब चीज में, पेंटिंग में तो थे ही, आपको पता ही है कि इतनी महान पेंटिंग बना दिए, ठीक है। स्कल्पचर में थे, आर्किटेक्चर में थे। आर्किटेक्चर समझते हो? जो बिल्डिंग्स बनते हैं ना, किसी चीज का नकाशा, ब्लूप्रिंट, उसमें भी बहुत महारती हासिल किए थे। ये मैथमेटिशियन भी थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग भी किए थे इन्होंने। एंड सर म्यूजिक ऑल्सो, म्यूजिक में भी बहुत महारती हासिल किए थे। सोचिए, हम तो पूरा जिंदगी लगा देते किसी एक चीज में मास्टरिंग करने के लिए, है कि नहीं? हम एक जो जीवन लगा देते किसी चीज, एक को चीज को सीखने के लिए, उसमें एकदम बेस्ट होने के लिए। और ये हर फील्ड में अपने एकदम क्या थे? एकदम बेस्ट थे, ठीक है।
इंजीनियरिंग किए, म्यूजिक किए, एस्ट्रोनॉमी भी थे सर। एस्ट्रोनॉमी जो हम देखते हैं ना, आसमान को देखते हैं, उसके अंदर ग्रह कितने, कौन से क्या है ना, प्लैनेट्स कैसे है, क्या कैसे वो रिवॉल्व करते हैं, उसमें भी ये क्या थे, बहुत बेस्ट थे अपने अपने लेवल पे, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और बहुत कुछ थे, ठीक है। ये तो बस गिने चुने नाम है उनके। बट ही बिकम वर्ल्ड रिनाउंड एज ए पेंटर। लेकिन सर इन्होंने इतने फील्ड में काम किया ना, आपको मैं बताया मैंने इतने फील्ड में, लेकिन नाम इनको प्रसिद्धि किस में मिली, इनको प्रसिद्धि किस में मिली, एज अ पेंटर। कोई भी अगर बोल देगा कि जो लियोनार्डो दा विंसी कौन थे, तो कोई भी कहता है ही इज अ पेंटर। कौन थे, पेंटर। लेकिन सर क्या पेंटर ही सिर्फ थे क्या, वो पेंटर नहीं थे, और क्या थे, क्या थे बोलो। इन्होंने आर्किटेक्चर किया था, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा किया था, ठीक है, एंड इंजीनियरिंग में भी, म्यूजिक में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी किया था। लेकिन नाम प्रसिद्धि किससे मिली, एज अ पेंटर से, है कि नहीं। तो वही कहते हैं ना कि आप सभी चीज करो, बोल नहीं सकते कि कब किस चीज से आप क्या हो जाओ, फेमस हो जाओ, ठीक है। इस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकम इमॉर्टल। इन्होंने दो पेंटिंग से नाम है, जो पेंटिंग बहुत सारी बनाई, लेकिन दो पेंटिंग सबसे ज्यादा, उसमें से सबसे ज्यादा कौन सी फेमस, मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है। पहला है मोनालिसा और सेकेंड है द लास्ट सपर, ठीक है। ये जो पेंटिंग है, ये दोनों इमॉर्टल हो गए। इमॉर्टल का मतलब है सर अमर हो गए, इमॉर्टल का मतलब अमर हो गए, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग इसमें, ठीक है। देखिए इसमें आपको देखने मिलेगी पेंटिंग्स, ठीक है। ये मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये पेंटिंग्स है आपकी, ठीक है। अब देखिए, द रिफॉर्म्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल द सेक्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये जो रिफॉर्म्स था, मैं आपको जब बताया अभी, ये रिफॉर्म्स था, ये पूरे सेक्टर में फैलने लगा। रिफॉर्म्स का मतलब बदलाव, सभी क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे कि नहीं, लोग पहले की जो चीजें थी उसको क्या करने लगे, ठुकराने लगे। जो पहले पूजा पाठ थे, अंधविश्वास था, ये सबको लोग अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपने जीवन से निकालने लगे और साइंस को अपनाने लगे। सिर्फ साइंस को, अगर साइंस में किसी चीज का आंसर है तो उसको मानो। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, अगर साइंस ने उसको प्रूफ किया है तो मानो, अगर प्रूफ नहीं किया है तो मत मानो, ठीक है, सिंपल सा। और हमें साइंस से चलना चाहिए, धर्म से, अंधविश्वास से नहीं चलना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को जो चीज प्रूफ हो चुका है हम मानते हैं, जो नहीं प्रूफ है हम नहीं मानते हैं, ठीक है। सो थ्रू knowledge, science as well as different section of art we can observe the discoveries of reforms movement। और आपको बताया मैंने कि हर फील्ड में इन्होंने क्या किया, काम किया, और लोगों ने भी, ठीक है, इनके रास्ते पे चलना चालू किया। डिस्कवरीज हुई, अलग अलग साइंस के जो फैक्ट आए सामने कि ये ऐसी चीज होती है, तो उन्होंने क्या किया, उसको माना, ठीक है। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनेसांस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है जो साइंस है और जो लिटरेचर लिखित रूप में जो होता है, लोग जिसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, उस सीधा उसके भावनाओं से जुड़ जाते हैं, ठीक है, उसके इमोशन से जुड़, क्योंकि हम ऐसे, हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। किसी के दुख को सुन करके देख कर हम भी दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो थी वो हम फील करने लगे, पहले ऐसा होता नहीं था। The art and literature of Renaissance period, literature was produced in the local language for better understanding to the common people। और जो लिटरेचर, जो लिखित रूप में जो आती थी चीजें, वह कॉमन लैंग्वेज में होती थी, ठीक है, जिससे लोगों को आसानी से समझ सके। अब बताइए, अगर मैं किसी ऐसे लैंग्वेज में तुमको समझाऊं जिससे आपको समझे ही नहीं, तो उस नॉलेज का कोई ये है क्या, वैल्यू है क्या, नहीं है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हमें समझे बेस्ट है, ठीक है, और उससे हम अच्छी तरह से अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज ड्यूरिंग 1450s, ठीक है, 1450 एडी में जोहानेस गुटेनबर्ग, ओके, फ्रॉम द जर्मनी, नाम बता रहा हूं, आपने नाम अंडरलाइन करना, जोहानेस गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस। मैंने कहा आपको
कि इस समय बहुत सारी डिस्कवरी हुई, खोज हुई, अलग अलग डिस्कवरी किए, जैसे कि इनका नाम है जोहानेस गुटेनबर्ग। इन्होंने ये थे कहां के, जर्मनी के। उन्होंने क्या खोजा पता है, डिस्कवरी की प्रिंटिंग प्रेस। जो हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं ना, छपती है ना, छपती है तो किसी मशीन में छपती होगी ना, तो उस मशीन को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। ड्यू टू दिस, इस डिस्कवरी की वजह से क्या हो गया आगे देखिए, ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज रिच टू ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोचिए सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस से कितना असर पड़ा समाज पे, क्योंकि जो मेरे मन में है, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे मस्तिष्क में जो आइडिया है, वो मैं क्या किया, छाप दिया पेपर पे, और उस आइडिया को लोगों तक सर्कुलेट कर दिया, मतलब मैंने दूर दूर तक भेज दिया। तो वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, सभी के पास गया, और मेरी जो बात है सभी तक पहुंच गई। तो क्या हो गया, ये सब तक पहुंच गया, मतलब सबको वो चीज पता चल गई। तो इसका समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ा कि नहीं, प्रिंटिंग प्रेस का, है कि नहीं, समाज पे बहुत असर पड़ा। आई थिंक सभी को समझ रहे हैं कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, रिलीजियस जो धार्मिक चीजें हैं उसका मूवमेंट में कैसे बदलाव हुआ, लोग कैसे आगे बढ़े। द इंडिपेंडेंस इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल जो थे, जो बोलते हैं ना स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखने वाले, दूसरे की बात को अपने ऊपर थोपने वाले नहीं, मैं जो सही है वो सही है, मैं उसी पे डटा रहूंगा, ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमान थे उस समय, कि गलत को गलत कहने वाले, सच को सच कहने वाले लोग थे, वो सीधा अटैक किए किस पे सर, उन्होंने ओल्ड रिलीजियन कैथोलिक जो चर्च थे ना, जो पहले के जमाने के जो चर्च के जो रीति रिवाज चल रहे थे, सीधा उस पर अटैक किया। अटैक मींस अपने बातों को बताया कि ये गलत है। ठीक है, द क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो क्रिश्चियन थे, कैथोलिक चर्च है, चर्च में प्रीस्ट रहते, प्रीस्ट मतलब पुजारी, वो पुजारी जो थे वो वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। वो जो पुजारी थे लोगों को भ्रमित करके उनका फायदा उठाते थे। ठीक है, और इस बात को ये जो थे इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो लोग थे, जो दिमागदार थे, जो सच को सच कहने वाले थे, गलत को गलत कहने वाले, ये लोग सीधा उन पर अटैक करते थे कि तुम गलत हो। ऐसा पहले कोई कहा नहीं था, ये तो फिर जब कोई बोलता नहीं है तो सब क्या करते, गलत का फायदा उठाते। लेकिन जब ये कहने वाले लोग आए तो उन लोगों में भी क्या हुआ, डर बढ़ने लगा। एंड द लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजन। और जो चर्च थे, प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वो भगवान के नाम पे लूट मचा के रखे थे। क्या करते, लूट मचा के लूट लेते थे, मतलब पैसे, कि इतना पैसा आपको भारत में भी देखने मिलेगा। कई ऐसे पुजारी हैं कि कहते हैं ना कि मुझे मन्नत मांगते हैं तो आपको इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, है ना, 50,000 30,000 ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, और ऐसा चढ़ावे के नाम पर लूट लेते हैं। और भोली जनता जो होती है वो तो भोली है, वो तो सोचती है कि चलो किसी ना किसी नाम पे मेरा काम हो जाए, लेकिन काम होता है क्या, नहीं। आपको पता है ना, कई सारे जो बाबा लोग होते हैं कितना गलत करके अभी जेल में तो है, पता है ना आपको। तो ये चीजें ऐसे करते थे। तो ये सिर्फ बाहर नहीं था, इंडिया में नहीं था, बाहर भी था, और अभी भी चल रहा है। बस आपको समझदार होना बहुत जरूरी है। सो द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट्स नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और जब ये मूवमेंट, ये आंदोलन छिड़ा किसके खिलाफ, रिलीजियन, धर्म के नाम पे जो लूट मचा के रखे थे, इस आंदोलन को कहा जाने लगा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। क्या कहा जाने लगा, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण क्या हुआ, ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इंपॉर्टेंस। तो ये कारण से, इस मूवमेंट से लोगों को फ्रीडम मिलने लगा, उनको स्वतंत्रता मिलने लगी, वो आजादी से अपनी बात को कहने लगे। एंड रैशनलिज्म हुआ। रैशनलिज्म का मतलब है भेदभाव ना होना। क्या होना, भेदभाव ना होना, है ना। पहले क्या होता था, जो ज्यादा पैसे वाला है, गरीब है, तो उसमें ज्यादा भेदभाव करते थे, है कि नहीं। आप लोग अभी देखो भारत में भी ऐसा होता है कि मंदिरों में जाएंगे ना, अगर आपके पास पैसा है तो वीआईपी लाइन होता है अलग। क्या होता है, वीआईपी लाइन। जैसे कि एक मंदिर है, आप लाल बाग गए हो कभी, लाल बाग,
लाल बाग गणपति मंदिर है ना, ये वहां पर लोग होते हैं जाते पूजा के लिए, तो जो गरीब होता तो वो तो लंबा लाइन लगा के जाता है दर्शन करने, लेकिन पैसे वाले पैसे लाइन नहीं लगाते, उनके लिए एक सेपरेट लाइन होती है मुख्य दर्शन, सीधा वो उनके पास बचे, लेकिन उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, तो आपको लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी, सीधा भगवान के दर्शन किए, गए सीधा दर्शन किए और बाहर आ गए। लेकिन गरीब वो क्या होगा, वो भगवान के दर्शन के लिए सुबह से लाइन लगाया बैठा है, ठीक है, सुबह से, और नंबर आ रहा रात में 12 बजे 11 बजे, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या है, ये धर्म के नाम पे लूटित है, धर्म के नाम क्या है, लूट है। भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, तो ये जो लोग जिस तरह व्यवस्था करते हैं, इसमें ये व्यवस्था में इतना गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए जो भी है चलते रहता है, ठीक है। जियोग्राफिकली डिस्कवरीज, अब हम देखेंगे जियोग्राफिकली डिस्कवरी क्या हुई, मतलब क्या खोजा गया, जैसे कि लैंड या जमीन या कुछ खोजा गया, तो वो देखेंगे। इन 1453 की बात कर रहे हैं, द ऑटोमन टर्क, नाम याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, द ऑटोमन टर्क कॉन्क्वायर कॉन्स्टेंटिनोपोलो, मींस अभी कहां पे, वो इस्तांबुल में है, कहां पे, इस्तांबुल में, इसको जीत लिया, इस्तांबुल को क्या किया, जीत लिया, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बेंजेंटाइन एम्पायर, और वो कैपिटल किसका था, बेंजेंटाइन एम्पायर का, ठीक है, एम्पायर मींस साम्राज्य, उस साम्राज्य का कैपिटल था, उसको किसने जीत लिया, बोलो, ऑटोमन टर्क ने। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइन एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी, और जो एशिया और जो यूरोप का जो व्यापार का रूट था, रूट मींस रास्ता, जिससे उन लोग क्या करते थे, बिजनेस करते थे, मतलब अपना काम करते थे, वह इसी रास्ते से होके जाता था। सिंस द टर्क ब्लॉक दिस रूट, लेकिन क्या हुआ, जीत लिया तो टर्क ने, ऑटोमन टर्क ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, क्या कर दिया, ब्लॉक। एक बात बताइए, जो ऑलरेडी यूरोप और एशिया का जो रास्ता था, जिस रास्ते से हमेशा से व्यवसाय होता था, जो व्यापारी आते जाते थे, अब क्या हुआ, जब ये ऑटोमन टर्क ना इस्तांबुल को, क्योंकि इस्तांबुल से रास्ता जाता था, यूरोप और एशिया का ऐसा कनेक्ट था, और बीच में इस्तांबुल, तो इस्तांबुल को जीता, तो टर्क ने क्या किया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरा राज्य है तो मैं किसको आने दूंगा नहीं, तो इसने क्या किया, बंद कर दिया। तो बताओ जो व्यापारी थे, अब तो उनको जाने मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा जाने ना। तो अभी क्या हो गया, देखिए, देयर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्री टू रीच एशिया, क्योंकि याद रखना आप लोग, अब यूरोप से जो लोग आते थे एशिया, ठीक है, एशिया में बिजनेस करने, ठीक है, तो अब उनको रास्ता तो नहीं मिला, तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, अल्टरनेट मतलब दूसरा रास्ता, अब दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो क्या किया इन्होंने, दिस लेड्स टू बी न्यू फेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरी, यही कारण बना इस डिस्कवरी का, जो नए नए जगह की खोज हुई, रास्ते की खोज किए, अलग अलग आइलैंड मिले, तो सही बात है ना, जब हम वो रास्ता छोड़े दूसरा रास्ता ढूंढने गए तो हमको अलग अलग जगह मिले, समझे कि नहीं। ओके, नाउ देखते हैं कौन सी ज्योग्राफी डिस्कवरी हुई, वो भी समझेंगे। पेज नंबर आ जाइए 6 पे, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हम लोग देखेंगे, मैं बात करता हूं 15th सेंचुरीज की, ठीक है। यूरोपियन सेलर्स, सेलर मतलब नाविक, जो नाव से ट्रैवल करते हैं ना, नाव से ट्रैवल करते, उसको सेलर कहते हैं। वेंट ऑन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, वो क्या किए, उन्होंने खोजना चालू किया कि समुद्री रास्ते से, सी रूट, समुद्री रास्ते से भारत कैसे पहुंचे, और कहां पहुंच गए, रूट टू इंडिया, ठीक है, डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। और इन 1487, ये आप लोग को एकदम माइंड में रखना है, लाइन अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या ध्यान देना। इन 1487 AD, बार्टोलोमियस दियास, a Portuguese sailor began his expedition in search of India, वो क्या किया, भारत की खोज में निकला, ठीक है, क्या हुआ, भारत की खोज में निकला, बट रिच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लेकिन कहां पहुंच गया, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पहुंच गया, ठीक है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, ठीक है, विच वी नाउ नोन एज द केप ऑफ गॉड होप, और उसका बाद में नाम क्या पड़ा, केप ऑफ गुड होप, क्या नाम पड़ा, केप ऑफ गुड होप।
इन 1492 AD, नाम अंडरलाइन करना, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस सेट ऑन हिज जर्नी, उसने जर्नी स्टार्ट की टू इंडिया बाय सेलिंग टुवर्ड वेस्ट, और कहां जाने लगा? वेस्ट साइड में, बट रिच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। और वो कहां पहुंच गया? वेस्टर्न कोस्ट से निकला और कहां पहुंच गया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका पहुंच गया। कहां पहुंच गया? अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट है 1498 AD, पोर्तुगीज सेलर वास्को दी गामा, ये ध्यान दीजिए, वास्को दी गामा मैनेज टू सेल पास द केप ऑफ गुड होप एंड रीच द इंडियन कोस्ट इन कैलिकट। तो पहला जो व्यक्ति है जो भारत आया सी रूट से, नाम क्या है? वास्को दी गामा। ठीक है, तो ये पहला था जो हमारे भारत के कहां पे पहुंचा? कैलिकट, मतलब कलकत्ता। अभी के समय में क्या कहते थे? कलकत्ता, और उस समय क्या कहते थे? कैलिकट। ठीक है, कैलिकट। आई होप कि ये समझा आपको सबको, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन यूरोप। अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में क्या रेवोल्यूशन हुआ? सो ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग रिनेसेंस पीरियड, जो रिनेसेंस पीरियड का परिवर्तन जो समय था, उसके कारण यूरोप प्रोसीड्स फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, और इसके कारण जो यूरोप था क्या हो गया? पिछले मतलब हमारा जो मेडिवल पीरियड था, ठीक है, उससे मॉडर्न पीरियड में तब्दील हो गया, क्योंकि लोग पुराने जमाने के सोच विचार छोड़ के नए जमाने के सोच विचार से आगे बढ़ रहे थे। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, और उस समय इंटेलेक्चुअल पीरियड भी चल रहा था। सर वो क्या था इंटेलेक्चुअल? जहां पे लोग अपनी दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दूसरे के कह पे नहीं जाते हैं और ना ही किसी की चीजों पे बोलने पे करते हैं। वो अपना खुद का सुनेंगे, सबका करेंगे अपना, ठीक है, अपना दिमाग लाएंगे। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन सेम पीरियड, द सोसाइटी स्टार्टेड स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, और धीरे धीरे जो समाज था वो आधुनिक जो विचार थी, जो धारणा थी, अंधविश्वास था, उसको भूलते गए, मतलब छोड़ते गए। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास को इग्नोर करते गए। ठीक है, द प्री एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस केम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, और जो पहले से स्थापित था जो चीजें उसको क्रिटिसाइज करने लगे, मतलब उसकी आलोचना करने, जो गलत है तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ। ठीक है, तो लोग अपने बातों को रखने लगे क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगे। पहले लोग पुजारी कह दिया वही करते थे, जो कर दिया वही करते थे। ठीक है, द प्री एस्टेब्लिश्ड ऑल दीज चेंजेस आर एड्रेस एज इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, और ये जो चीजें हो रही थी इसे ही क्या कहा जाने लगा? इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। मतलब जो बौद्धिक विकास था, बौद्धिक जो लोगों ने अपना बौद्धिक इस्तेमाल किया, इस विकास को बौद्धिक परिवर्तन कहा जाने लगा। विच गेव फर्दर मोमेंटम टू साइंटिफिक डिस्कवरी इन यूरोप, और यही जो बौद्धिक क्षमता थी, जो बौद्धिक विकास था, जो परिवर्तन था, यही बाद में क्या हुआ यूरोप में? साइंटिफिक डिस्कवरी का रूप ले लिया। क्योंकि देखो, जब कोई व्यक्ति अपना दिमाग इस्तेमाल करता है तो सोचता है, मैंने कह दिया ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं से बोल दिया ना, आपने मान लिया तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसे से ऐसा हो जाएगा, तो आपने क्या किया? अपना दिमाग, ऐसे कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन किया मुझसे। अगर मैंने आंसर सही दिया तो बोलोगे ओके, ठीक है, बट जब मैंने कहा ये ऐसे चीजों से ऐसा होता है और नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है, तो आप अपना दिमाग लगाए, सोचे समझे कि कैसे हो रहा, बताओ। नहीं बता पाए तो बोले गलत है, ये समझ रहे कि नहीं? ओके, आगे क्या हुआ? रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फेयर्स। सही बात है कि धीरे धीरे पॉलिटिकल जो राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव आने लगा। लोग जो यंग थे, पहले जो यंग थे वो पार्टिसिपेशन करते नहीं थे, क्यों? क्योंकि
वो इसमें इंटरेस्ट रखते ही नहीं थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो यंग जनरेशन है अपने देश की तरक्की में अगर राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो बहुत कुछ आगे कर सकता है। आपको पहले पता है, पहले जितने भी नेता होते थे सब एजेड होते थे, 50 साल 60 साल, ठीक है। बट अब जितने नेता आ रहे हैं, जितने लीडर बन रहे हैं, सब यंग हो रहे हैं, ठीक है। कम कम उम्र में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है। आपको पता है अभी अपने देश में युवा नेता के रूप में राहुल गांधी, ठीक है, और अखिलेश यादव जो हैं ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी कई लोग हैं, सचिन पायलट, ठीक है, ऐसे कई सारे नेता हैं जो अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जातिवाद अलग चीज है, ठीक है, लेकिन आना बहुत जरूरी है। जब आप आओगे, खुले विचार अपने प्रकट करोगे, तब जाके देश का कुछ तरक्की हो सकता है। In the earlier stage of beginning of modern period in the Europe, many political changes took place. इस शुरुआत में जो मॉडर्न पीरियड था यूरोप का, उसमें बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले। Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, 18वीं से लेके 19वीं शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले। This period known as the age of revolution, और 18 से 19 जो शताब्दी था, जो सेंचुरी थी, उस सेंचुरी को क्या कहा जाने लगा? द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है, रिवॉल्यूशंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड। याद रखिए, आज जो हमारा भारत देश है वह किस सिस्टम पे चलता है? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हमारे पास 2 सदन है कि नहीं, है ना, राज्यसभा, लोकसभा। ये कहां से आया? ये सिस्टम कहां से हमने इस्तेमाल किया? तो ये इंग्लैंड से हमने अपनाया। कहां से अपनाया? इंग्लैंड से। सबसे जो पुराना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे पुराना है किसका सर? इंग्लैंड का। किसका है? इंग्लैंड। फिर अमेरिका है, हमारा भी है, ठीक है। हमारा तो सबसे बड़ा है। हमने कई सारे देशों से, संविधान से अच्छे अच्छे चीजों को लेकर के अपने संविधान में रखा है, ठीक है। अब देखिए, देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम। और आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें नेता आते हैं, ठीक है। अपने देश में अभी देखिए, जस्ट महाराष्ट्र का जो देख रहे हो लेटेस्ट न्यूज जो चल रहा है कि सीएम बदल गए हैं, ठीक है। सीएम जो है बदल गए। बहुत से पॉलिटिकल चीजें होती रहती है समाज में, तो ये भी आपको जानना है। आप 8th स्टैंडर्ड में हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो बुक में है वही सीखो, आपको करंट अफेयर भी सीखते रहना है, ठीक है। तो इस समय जो अपने फिलहाल जो लेटेस्ट बात कर रहा हूं, इस समय जो हमारे सीएम है, उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो शिवसेना से। अभी फिलहाल जो थे पद पे, वो कौन थे? उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, द बिल ऑफ राइट्स 1689 laid limitations on the power of the king। और धीरे धीरे आपको पता है, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम आया तो जो उसमें जो राजा था, राजा, उसका अधिकार को क्या किया? कम कर दिया गया। क्योंकि जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो राजा उसमें नहीं होता है। राजा यहां पे कौन है? भी पीपल, जनता, जो लोग हैं वो है राजा, ठीक है। ये जो नेता क्या है? वो नेता हमारे क्या है? सेवक हैं, ठीक है। लेकिन ये उल्टा होता है, हम उनको चुनते हैं हमारी सेवा के लिए, लेकिन क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना, हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में इंडियन जो सिस्टम है, ठीक है, वो कैसा है? सबसे पहला जो नेता होता है, इलेक्शन से पहले वो हमारे जनता के पैरों के नीचे आएगा, ठीक है। पहले इलेक्शन से पहले लीडर कौन होते हैं? नेता लोग घर घर जाकर के पैर पकड़ेंगे, माता जी आप हमें वोट दीजिए, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद क्या होता है? जो जिताया, जो जनता है, वो उनके पैर पे गिरती है। होता है ना कि पहले उसने उसके पैर पे गिरा, बाद में जीतने के बाद उसको अपने पैर पे गिरवाया, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स को हमें वोट देना नहीं है, हमारा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। हम पैसे पे बिक जाते हैं, ठीक है। पैसे मिल गए, थोड़ा सा ये मिल गया भोजन, बिरयानी वगैरह, हम वोट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत गलत चीज है। जो काम करेगा उसको
वोट मिलेगा, ठीक है, उसको ही मिलना चाहिए एक्चुअल में। नाउ द सवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड, और इसके बाद क्या हुआ, जब संविधान बना तो हमारा संविधान के हिसाब से हमारा देश चलने लगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और दोस्तों इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।